दोस्तों नमस्कार। कलाम एकेडमी के समाधान एक श्रृंखला के तहत जो सेकंड ग्रेड में जितने भी मेजर और माइनर टेस्ट हुए हैं उनके प्रश्नों का एक एक का हम सॉल्यूशन करेंगे आज। और इसी श्रृंखला के तहत आज सबसे पहले पब्लिक एड के ये जो माइनर टेस्ट 4 हुआ है इसमें जो पहला प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक तुलनात्मक लोक प्रशासन से जुड़े हुए नहीं है? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कौन सा विद्वान नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तुलनात्मक जो लोक प्रशासन है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक नए सब्जेक्ट के रूप में सामने आया था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1945 में, तो जो विकासशील देश थे उन्होंने विकसित देशों के प्रशासनिक ढांचे को अपनाया। और ये जो प्रशासनिक ढांचा था जिसमें राजनीतिक ढांचे को भी अपनाया, प्रशासनिक ढांचे को भी अपनाया, उसी ढांचे के तहत तुलनात्मक लोक प्रशासन का कॉन्सेप्ट सामने आया जिसमें विकसित देशों के प्रशासन और विकासशील देशों के प्रशासन की तुलना की जाती है। देखिए आप, रॉल्फ ब्राइबंटी ये तुलनात्मक लोक प्रशासन के समर्थक हैं, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की है। फेरेल हैडी, एफ.डब्ल्यू. रिग्स और तीसरा क्रिस्टोफर हुड। देखिए, सबसे ज्यादा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी की है वो फ्रेडरिक रिग्स ने की है, जिसने इकोलॉजी और पारिस्थितिकी अध्ययन किया है, साला मॉडल दिया है। फेरेल हैडी भी इसके समर्थक है, रॉल्फ ब्राइबंटी भी इसके समर्थक है, क्रिस्टोफर हुड इसके समर्थक नहीं है। इसलिए इसमें उत्तर ही आ जाएगा, जुड़े हुए नहीं है। तो क्रिस्टोफर हुड इससे जुड़े हुए नहीं है क्योंकि क्रिस्टोफर हुड जो है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बातें तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं जुड़े हैं। ये मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं विद्वान है क्रिस्टोफर हुड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रॉबर्ट टी गोलेमेबस्की द्वारा नहीं लिखी गई? ये जो विद्वान है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनात्मक विकास के ऊपर सबसे ज्यादा लिखते हैं। संगठनात्मक विकास, क्योंकि लोक प्रशासन में जो मूलभूत आवश्यकता होती है ऑर्गेनाइजेशन की होती है और इन्होंने ये सारी स्टडी संगठनात्मक विकास पे की है। ये जो तीनों किताबें हैं, मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन 1977 में एक किताब लिखी थी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ये भी इन्हीं की किताब है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डेवलपिंग डिसिप्लिन यानी लोक प्रशासन है एक विकासशील विषय के रूप में सामने आया है। ये तीनों किताबें रॉबर्ट टी गोलेमेबस्की की हैं, इसलिए ये तीनों किताबें होने के कारण से इसमें उपयुक्त सभी उत्तर आ जाएगा, उपयुक्त सभी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन के मध्य भेद नहीं करता? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भेद नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वह विद्वान जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक ही मानता है, दोनों में कोई अंतर नहीं करता है। हेनरी फेयोल अंतर करता है, मैरी पार्कर फॉलेट, एमपी फॉलेट अंतर करती है, लिंडोल डर्विक ये भी अंतर करते हैं, पॉल एच एपलबी ये कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अलग अलग होते हैं क्योंकि इनका संगठन, इनकी कार्यशैली, इनका नियंत्रण, इनका हायरार्की अलग अलग है। इसलिए पॉल एच एपलबी ये मानते हैं, इन्होंने भारत के लोक प्रशासन की भी स्टडी की थी, ठीक है, और ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता मानने वाले विद्वान है पॉल एच एपलबी। अब आप देखेंगे इसमें यह पूछा कि नहीं करते का मतलब समर्थक हैं जो ये मानते हैं कि एक ही है, इसलिए इसमें ए बी सी तीनों का ऑप्शन कौन सा है? 3 उत्तर आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के अंतर को स्पष्ट करता है? पहले विद्वान पूछे हैं, पिछले क्वेश्चन में विद्वान पूछे थे, इस बार थ्योरी पूछी है कि कौन सा जो सिद्धांत है वो इन दोनों में, जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है, उसके अंतर को स्पष्ट करता है। यानी कौन सी थ्योरी ये मानती है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंदर अंतर है? आप देखेंगे एकरूपता का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये मानता है कि जैसे किसी भी संगठन के अंदर भौतिक संसाधन, व्यक्ति, मानवीय संसाधन, इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये लोक प्रशासन में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है और निजी प्रशासन में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। हायरार्की, पदसोपान का सिद्धांत, पदसोपान का सिद्धांत जिसमें सीढ़ीनुमा व्यवस्था होती है ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये पदसोपान प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी पाया जाता है, निजी प्रशासन में भी पाया जाता है, लोक प्रशासन में भी पाया जाता है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उत्तरदायित्व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पाया जाता है और निजी प्रशासन में भी पाया जाता है। दोनों संगठनों के अंदर उत्तरदायित्व पाया जाता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में हर पद का अपनी एक उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। हर पद के ऊपर एक बड़ा पदाधिकारी होता है, ठीक है, जिसको हम पद सोपान कह देते हैं। और तीसरा एकरूपता, एकरूपता का मतलब भौतिक संसाधन हर संगठन में पाए जाने चाहिए, मानवीय संसाधन हर संगठन में पाए जाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कानूनी सत्ता सिद्धांत, ये देखिए अंतर को स्पष्ट करता है। क्योंकि सार्वजनिक जो प्रशासन होता है, लोक प्रशासन होता है, वो पब्लिक लॉ के अंडर में रहकर के काम करता है। हालांकि निजी प्रशासन एफिलिएटेड होता है, उसका पंजीकरण कराना पड़ता है, लेकिन इन जितने भी उपलब्ध ऑप्शन है उनमें सबसे सही उत्तर होगा 4। यानी कानूनी सत्ता, निजी प्रशासन सीधे सीधे रूप से सरकार या सार्वजनिक मंत्रालय के अंडर में नहीं आता है, ये पंजीकृत होकर के अलग तरीके से प्रशासन और कानून के अंडर में आता है। इसलिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम जो विकल्प है वो है कानूनी सत्ता का सिद्धांत। ये जो अंतर है ये स्पष्ट करता है, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए कोई भी निजी निगम या कंपनी, निजी संस्था है, निजी संस्था सीधे रूप से लॉ के अंडर में नहीं आती है, उसके ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो सर्वोत्तम विकल्प है, जो सही माना जाएगा, कानूनी सत्ता का सिद्धांत है, वो इन दोनों के अंदर स्पष्ट अंतर स्पष्ट करता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का जो संदर्भ है वो इस रूप में आप देखिए कि जैसे एक तो होता है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरा होता है निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मूल काम होता है सेवा करना और निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसलिए इन दोनों संगठनों में कुछ मूलभूत समानताएं हैं, जैसे संगठनात्मक रूप से भौतिक रिसोर्सेज दोनों को आवश्यक होंगे, पदसोपान होगा, हायरार्की, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सार्वजनिक प्रशासन में सीधे सीधे सरकार का इंटरफेरेंस होता है, सरकार के अंडर में होता है, और निजी प्रशासन डायरेक्टली सरकार के अंडर में नहीं आता। तो जो लॉज है, कानूनी सत्ता है, वो सीधे रूप से सार्वजनिक प्रशासन और पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है, निजी प्रशासन को कंट्रोल नहीं करता है। इसलिए उसमें उत्तर आएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि मेजर टेस्ट 1 में है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, आप देखिए पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को पूरा करना अर्थात क्रियान्वित करना है। बेसिकली ये लोक प्रशासन की परिभाषा है, और लोक प्रशासन को लोक नीति के रूप में डिफाइन कौन करता है, इसमें यह प्रश्न पूछा है। आप देखिए कि लोक प्रशासन को लोक नीति के रूप में जो डिफाइन करने वाला विद्वान है, उसमें आप देखेंगे कि वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक है। वुड्रो विल्सन को
लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रशासन और राजनीति दोनों को अलग करने का प्रयास किया। और एल.डी. वाइट, W.F. विलोबी, ड्वाइट वाल्डो। आप देखेंगे कि लोकनीति के रूप में एल.डी. वाइट ने इसको लोक प्रशासन के रूप में डिफाइन किया है, एल.डी. वाइट। इसके अलावा एक विद्वान और है जिन्होंने भी लोकनीति के रूप में डिफाइन किया, डिमाक नाम के एक विद्वान है, उन्होंने भी लोक प्रशासन को लोकनीति के साथ जोड़ा है। लोकनीति का मतलब जो सरकारी नीतियां बनती हैं, लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य होता है जो भी जनहित के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, लोक नीतियां बनाई जाती हैं, उन्हीं को लोक प्रशासन कहते हैं। और एल.डी. वाइट ये कहता है कि लोक प्रशासन का मूल काम ही पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करना होता है। तो यदि लोक प्रशासन को लोक नीति के रूप में कौन डिफाइन करता है, तो उत्तर आएगा एल.डी. वाइट। W.F. विलोबी, ड्वाइट वाल्डो, ये न होकर के इसमें उत्तर आएगा एल.डी. वाइट। विकास प्रशासन मूल रूप से 4P पर बल देता है। सही 4P का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दो शब्द आते हैं, एक होता है विकास प्रशासन और एक शब्द होता है प्रशासनिक विकास। प्रशासनिक विकास, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन ये दो अलग अलग शब्द हैं। ये जो शब्द है विकास प्रशासन, ये अर्थशास्त्र से आया है, इकोनॉमिक्स से आया है। इन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए, तभी प्रश्न सही होगा। प्रशासनिक विकास का उद्देश्य होता है, प्रशासनिक विकास का मतलब होता है कि जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए एक जिला है, बहुत बड़ा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, प्रशासनिक व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही है, तो नए जिले बना देना, ये होता है प्रशासनिक विकास। नया जिला बना देना प्रशासनिक विकास होता है। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो ढंग से काम कर रहा है, पब्लिक पॉलिसीज को ढंग से लागू कर रहा है, जन सहभागिता बढ़ रही है, पॉलिसी का आउटपुट अच्छा आ रहा है, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसको विकास प्रशासन कहा जाता है। विकास प्रशासन यानी गुणात्मकता कितनी अच्छी आ रही है उस चीज की बात करता है। यह सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोक प्रशासन में आया है विकास प्रशासन का कॉन्सेप्ट। और यह पूछा कि इसमें जो 4P है, 4P में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए आप, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। पॉलिसी, यहां पॉलिसी को पहले ले आए, प्रोग्राम, प्लेस एंड प्रोसेस, प्रक्रिया। प्लान पहले आ गई, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात आ गई, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, पॉपुलेशन एंड पर्पज, उद्देश्य। देखिए आप, कोई भी विकास प्रशासन होता है उसमें सबसे पहले प्लान बनती है, योजना बनती है, फिर उस नीति का निर्माण होता है, उस नीति को निर्माण करने के लिए फिर प्रोग्राम बनाया जाता है और फिर प्रोजेक्ट। तो प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये जो 4P की जो थ्योरी है ये सबसे उचित है। इसलिए इसमें 144 नंबर के जो प्रश्न है इसमें उत्तर आएगा 1 नंबर वाला, क्योंकि यहां पर आप देखिए प्रक्रिया की बात कर दी, प्रोसेस की बात कर दी, यानी आप प्रोसेस लास्ट में लगा रहे हो, पॉपुलेशन की बात कर दी, पर्पज की बात कर दी, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन को तुलनात्मक बनाने हेतु पारिस्थितिकी उपागम को सर्वाधिक आगे बढ़ाया है। देखिए, अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में बात की कि जो लोक प्रशासन का तुलनात्मक अप्रोच है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें इकोलॉजी की बात करने वाला फ्रेडरिक रिक्स था। सबसे ज्यादा फ्रेडरिक रिक्स ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया था। रॉबर्ट डहल भी शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, व्यवहारवादी थे, ठीक है ना। पीटर ब्लाउ, ड्वाइट वाल्डो, लेकिन इकोलॉजी की बात, पारिस्थितिकी की बात फ्रेडरिक रिक्स ने की थी, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी
साला मॉडल। ये जो साला मॉडल है, ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी की विकसित और विकासशील देशों की। और एक साला बेसिकली स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है ऑफिस। इन्होंने विकासशील देशों का एक स्टडी किया और एक थ्योरी दी, समपार्श्वीय समाज, प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये जो समपार्श्वीय समाज की थ्योरी दी, इसमें विकासशील देशों को रखा जहां पर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, करप्शन, ठीक है, ये जो इस प्रकार की जो प्रशासनिक बुराइयां हैं, इस प्रकार के समाज की इन्होंने तुलना की और उसको समपार्श्वीय समाज के अंदर शामिल किया। फ्रेडरिक क्रिक्स ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने तुलनात्मक स्टडी की और तुलनात्मक स्टडी के अंदर यह कहा कि देखो, हर देश की जो परिस्थितियां होती हैं, वहां का जो प्रशासनिक संस्कृति है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, वो वहां के प्रशासन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे पॉलिटिकल कल्चर किसी सरकार के पॉलिटिकल निर्णयों को प्रभावित करती है, समाज कैसा है। जैसे विकासशील देशों में भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, तो यहां पर फ्रेडरिक क्रिक्स ने अपनी पूरी स्टडी में कहा कि आपने विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को तो अपना लिया, विकसित राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को तो अपना लिया, लेकिन वो प्रशासनिक संस्थाएं वैसा काम नहीं कर पा रही हैं विकासशील देशों में जैसा विकसित देशों में कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां की जो पारिस्थितिकी व्यवस्था है, सामाजिक ढांचा है, समाज के लोगों का विचार, दृष्टिकोण, शासन के प्रति अप्रोच है, वो अलग है और विकासशील देशों में संकीर्ण है, जिसमें भाई भतीजावाद, आपकी लाल फीता, रेड टेपिज्म जैसी समस्याएं हैं। इसलिए फ्रेडरिक क्रिक्स ने पारिस्थितिकी का सबसे ज्यादा अध्ययन किया था, तो उत्तर आएगा इसमें 1 नंबर का फ्रेडरिक क्रिक्स। माइनर टेस्ट 5 में एक प्रश्न पूछा था, देखिए आप, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध व्यवहारवादी विचारधारा से नहीं है। देखिए आप, जो लोक प्रशासन है उसकी स्टडी की गई, उसमें 1945 के बाद में एक विचार आया कि ह्यूमन जो बिहेवियर है, मानव जो व्यवहार है, वो किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। क्योंकि लोक प्रशासक तो व्यक्ति होता है और व्यक्ति के ऊपर समाज का, व्यवस्थाओं का, वातावरण का, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तो व्यवहारवादी विचारधारा का प्रभाव सबसे ज्यादा किस विचारक पर नहीं, देखो आप इसमें पूछा नहीं, व्यवहारवादी विचारक या व्यवहारवादी विचारधारा से संबंध नहीं है, कौन सा पूछा आप। देखिए इसमें जो ये हेनरी फेयोल है, देखिए आप, चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पार्कर फॉलेट, ये दोनों व्यवहारवादी हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में किताब लिखी थी द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका कैसे काम करती है, कार्यपालिका पर कौन कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चेस्टर बर्नार्ड ने तो बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियरल अप्रोच का समर्थन किया, फॉलेट ने भी किया, क्रिस ऑर्गिरिस ने भी किया। हेनरी फेयोल बेसिकली शास्त्रीय विचारधारा से जुड़े हुए हैं और शास्त्रीय विचार से जुड़े होने के कारण से इनको हम व्यवहारवादी नहीं मानते, क्योंकि हेनरी फेयोल लोक प्रशासन की शास्त्रीय अप्रोच से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें ये प्रश्न का जो उत्तर आएगा व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, वो उत्तर आ जाएगा हेनरी फेयोल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत ये मानता है कि नेता जन्म नहीं लेता बल्कि बनाया जाता है। देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है लीडरशिप, और लीडरशिप को लेकर के एक बड़ा विवाद चलता है एक कि कुछ विद्वान और कुछ थ्योरीज ये कहते हैं कि नेता बाहरी प्रशिक्षण से, सामाजिक दबाव से, परिस्थितियों से नेता बनता है, कुछ चमत्कारी घटनाओं से बनता है। जैसे गुण सिद्धांत, गुण सिद्धांत ये कहता है कि हर व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसको लीडर बनाते हैं, जैसे धैर्य, सहनशीलता, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, ऐसे गुण होते हैं जो लीडर बनाते हैं।
चमत्कारिक सिद्धांत ये कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेज बनती हैं जिसके कारण से व्यक्ति लीडर बन जाता है, नेतृत्व बन जाता है। ये थ्योरी ये कहती है कि विशेष रूप से ऐसा चमत्कारिक घटना घटती है, ऐसा चमत्कारिक कोई एक गुण होता है जो व्यक्ति को लीडर बना देता है। व्यवहारवादी सिद्धांत है कि आप समाज के लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हो, समाज के लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हो, उसके ऊपर नेतृत्व निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति, एक प्रशासक अनजान व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, परिचित व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सारी चीजें आपके लीडरशिप का निर्धारण करेंगे। ठीक है। स्थितिजन्य, ये थ्योरी इस बात पर बल देती है कि आप किस पद पर हो, किस स्थिति में हो, किस कार्य, कौन से कार्य की करने का दायित्व आपके पास में है, ये सारी चीजें आपकी लीडरशिप डिसाइड करती हैं। लेकिन जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि नेता जन्म लेता है, बनाया नहीं जाता। इसमें ये जो गुण सिद्धांत, चमत्कारिक सिद्धांत, अब इसमें जो गुण सिद्धांत है वो निकट है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें एक थ्योरी और है, और वो आती है जो महान व्यक्ति सिद्धांत होता है, एक महान व्यक्ति सिद्धांत, महान व्यक्ति सिद्धांत, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। एक थ्योरी और है इसके अलावा, इन चार के अलावा एक थ्योरी और है, महान व्यक्ति सिद्धांत। इसके नाम से ही पता चलता है, जैसे गांधी, माओ सेतुंग, माओ कह दीजिए, माओ सेतुंग कह दीजिए, ये महान व्यक्ति सिद्धांत ये कहता है कि महान जो व्यक्ति होता है वो समाज द्वारा नहीं बनाया जाता, वो तो पैदा ही होता है। जैसे गांधी है, माओ सेतुंग है, नेपोलियन है, जितने भी बड़े हीरोज हुए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाई बर्थ ही लीडर थे, उनको सोसाइटी ने नहीं बनाया। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस थ्योरी के सबसे ज्यादा निकट है, महान व्यक्ति का सिद्धांत। ठीक है। इन उपलब्ध में से ये सिद्धांत ज्यादा निकट है, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, सबसे सटीक इसका ऑप्शन होगा महान व्यक्ति सिद्धांत, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। तो यहां पर तात्कालिक स्थितियों में तो ये सिद्धांत हो सकता है इसमें उत्तर, क्योंकि एग्जैक्ट इसको डिफाइन करना भी मुश्किल है, क्योंकि यहां पर जो गुण का सिद्धांत है उसमें कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट होते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में व्यक्ति अपने प्रयासों से कर सकता है, इसलिए यह सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं है। महान व्यक्ति का सिद्धांत इस प्रश्न में सबसे ज्यादा सही है। पिफनर और शेरवुड स्टाफ इकाइयों का वर्गीकरण किस रूप में करते हैं? देखिए आप, प्रशासन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है लाइन, एक होता है स्टाफ। लाइन और स्टाफ की जो थ्योरी है, इसमें आप देखेंगे कि एक होता है जो निर्णय लेता है, और एक वो जो निर्णय लेने में सहायक होता है, सहायता करता है। जैसे कोई भी ऑफिसर है, उसके पास प्रॉपर डाटा नहीं जाएंगे तो डाटा के बिना तो निर्णय नहीं ले पाएगा, तो डाटा देने का काम तो कोई और कर रहा है, तो वो तो हो जाएगा स्टाफ, और जो निर्णय लेने वाला है वो हो जाएगा लाइन। तो ये जो लोक प्रशासन में लाइन और स्टाफ की जो थ्योरी है, इसमें दो विद्वान हुए हैं, एक पिफनर और शेरवुड। इन्हीं में से प्रश्न पूछा कि स्टाफ इकाइयों का वर्गीकरण, यानी स्टाफ की जो इकाइयां हैं जो सहायक के रूप में काम करती हैं, उनमें कौन सी श्रेणी को शामिल किया है। इन्होंने अपने वर्गीकरण में तीन चीजों को शामिल किया। देखिए आप, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ। सामान्य स्टाफ और तकनीकी स्टाफ में थोड़ा सा फर्क होता है, जो तकनीकी के जानकार होते हैं उस तकनीकी स्टाफ होता है, और तीसरा होता है सहायक स्टाफ। इन तीन स्टाफ को इन्होंने शामिल किया है। कोऑर्डिनेशन स्टाफ को पिफनर और शेरवुड ने शामिल नहीं किया है। सामान्य स्टाफ प्रकार बताया है, तकनीकी स्टाफ बताया है, सहायक स्टाफ बताया। कोऑर्डिनेशन जो स्टाफ है उसका पिफनर और शेरवुड ने कोई उल्लेख नहीं किया है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ए, बी और डी, और ए और बी और डी ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा?
2ABD सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ। देख लीजिए आप, कोऑर्डिनेशन स्टाफ, कोऑर्डिनेशन स्टाफ अलग से किसी विभाग में नहीं बनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। स्वीकार्यता का क्षेत्र, हर्बर्ट साइमन। देखिए आप, ये सारी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज में कुछ विशेष बात की गई है। स्वीकार्यता में हर्बर्ट साइमन सही है। क्यों? क्योंकि हर्बर्ट साइमन व्यवहारवादी विद्वान था और इन्होंने 1947 में एक किताब लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। प्रशासनिक व्यवहार। यह किताब बहुत पॉपुलर किताब थी। इसी में इन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया था, डिसीजन मेकिंग सिद्धांत दिया था, निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया था, जिसको इस पुस्तक को बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हर्बर्ट साइमन स्वीकार्यता सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें वो इस बात पर बल देते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इस बात पर बल देता है कि जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं उसमें ह्यूमन बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल होता है और जो जो चीजें व्यक्ति को प्रभावित करती हैं वो उसके निर्णय में दिखाई देती हैं। अधिक्रम श्रृंखला, हेनरी फेयोल, सही है। उदासीनता का क्षेत्र, MP फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, ये गलत है। क्या है उदासीनता का क्षेत्र? इसका बेसिकली समर्थक था चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड। और चेस्टर बर्नार्ड ये कहता है कि किसी व्यक्ति के पास में कोई आदेश आता है, अधीनस्थ के पास में उच्च अधिकारी का आदेश आता है, तो कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो जिसमें वह उदासीन होता है, प्रतिक्रिया नहीं देता, स्वीकार कर लेता है। चेस्टर बर्नार्ड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में ये थ्योरी देते हैं कि एक अधीनस्थ को जब उच्च अधिकारी आदेश देता है तो उसमें कुछ इलाका ऐसा होता है जहां तक वो उस आदेश को स्वीकार कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे एक व्यक्ति को 5 बजे तक ऑफिस काम करना है, लेकिन उच्च अधिकारी ने विशेष स्थिति में यह कह दिया कि आज आप 6 बजे तक काम कीजिए, वह प्रतिक्रिया सामान्यतः नहीं देगा, बर्नार्ड कहता है। लेकिन यदि उसको आप यह कह दें कि रात को पूरी रात या पूरी रात्रि को रात भर आपको काम करना है, तो वो प्रतिक्रिया देगा। ठीक है। तो उदासीनता का क्षेत्र का मतलब क्या है कि उदासीनता का कि कुछ जो अलग आदेश होते हैं वहां तक एक प्रशासनिक अधीनस्थ स्वीकार कर लेता है, उससे आगे जाते ही उसका वो विरोध करने लग जाता है। और ये जो विचार है ये चेस्टर बर्नार्ड का है, इसलिए MP फॉलेट यहां पर गलत है। ध्यान का विस्तार क्षेत्र, ग्रेकुनाज, ये सही है, क्योंकि ये जो ग्रेकुनाज है इस थ्योरी का मतलब ये है, ध्यान के क्षेत्र का मतलब कि नियंत्रण का क्षेत्र, स्पान ऑफ कंट्रोल, कि एक व्यक्ति कितने लोगों पर नियंत्रण रख सकता है, एक अधिकारी के नीचे कितने अधिकारी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन वो प्रॉपर तरीके से कर सकता है। इस थ्योरी का संबंध ग्रेकुनाज से है। ठीक है। तो स्वीकार्यता का क्षेत्र हर्बर्ट साइमन, अधिक्रम श्रृंखला का हेनरी फेयोल और ध्यान का विस्तार ग्रेकुनाज, ये तीनों सही है। लेकिन इसमें तो पूछा सुमेलित नहीं है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा उदासीनता का क्षेत्र MP फॉलेट। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि यहां पर आना चाहिए था चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के प्रतिपादक लूथर गुलिक थे? देखिए आप, लूथर गुलिक के बारे में पूछा गया प्रश्न है और ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस सिद्धांत के प्रतिपादक लूथर गुलिक थे? श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन। आप देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात टेलर करता है, क्योंकि वैज्ञानिक चयन की बात आ रही है
और इसमें टेलर साफ साफ कह रहे हैं कि जो कर्मचारी और श्रमिकों का जो चयन है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, उसका काम का वितरण भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। जो करने की क्षमता रखता है, योग्यता रखता है, उसी हिसाब से व्यक्तिगत दक्षता देख करके काम का चयन होना चाहिए, कार्य का वितरण होना चाहिए। तो ये तो टेलर की बात है। सीमित बौद्धिकता का संबंध भी लूथर गुलिक से नहीं है, ठीक है ना। स्टाफ और लाइन, इसकी बात लूथर गुलिक करता है, स्टाफ और लाइन। और ये देखिए आप, स्प्रिट डी कॉर्प्स, ये बेसिकली एक फ्रेंच मुहावरा है और इसमें ये इस बात पर बल दिया गया है कि किसी भी संगठन के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति काम करता है, उस परिस्थितियों का संदर्भ उल्लेख किया गया है। फ्रेंच मॉडल से आया है, ये बेसिकली एक मुहावरा है। तो यहां पर इसका संबंध भी लूथर गुलिक से नहीं है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा स्टाफ एंड लाइन। लाइन या स्टाफ एक ही बात है, इसका संबंध लूथर गुलिक के विचारों से, थ्योरी से माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समन्वय के अर्थ के बारे में सही नहीं है? देखिए ये प्रश्न कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। जब प्रशासन में कार्य होते हैं तो प्रशासन इस बात पर काम करता है कि विभिन्न विभागों के बीच में तालमेल हो। आप देखिए समन्वय बेसिकली दो प्रकार का होता है। समन्वय दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल, आंतरिक, और एक होता है बाहरी, एक्सटर्नल, बाहरी तालमेल। जैसे एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ तालमेल बाहरी, और एक विभाग के अंदर तालमेल, क्योंकि कई बार क्या होता है एक विभाग के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। जैसे मान लीजिए सूचना ही प्रॉपर नहीं आई तो एक्शन कैसे होगी? तो आपस में तालमेल, और ये तालमेल दो रूप का होता है, मुख्य रूप से आंतरिक और बाहरी। तो समन्वय के बारे में ये कथन पूछे हैं। समन्वय के बारे में देखिए आप, यह एक संगठन में टकराव को दूर करने की प्रणाली है। पहला जो कोटेशन है समन्वय के बारे में कि कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा है। और पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है कि ये एक संगठन में टकराव को दूर करने की प्रणाली है। बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन का मूल काम होता है कि संगठन के अंदर और संगठन के बाहर आपस में टकराव ना हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सही। दूसरा है, ये कर्मचारियों की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की एक प्रणाली है। कोई भी कर्मचारी अपने दायरे से बाहर ना जाए, जो अलॉटेड काम है, क्योंकि नियंत्रण का क्षेत्र होता है। हर व्यक्ति को जो पद है उसके निश्चित दायित्व है, निश्चित शक्तियां हैं। तो कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम नहीं करे, यह भी समन्वय बैठाते समय देखा जाता है। तीसरा है, ये कार्य के विभिन्न भागों, देखो आप, कार्य के विभिन्न भागों, यहां पर यह बात होती तो सही था, विभागों, विभिन्न विभागों आ जाता तो सही था, ये को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन कार्य के विभिन्न स्टेजेस की बात कर दी, इसलिए ये उत्तर कोऑर्डिनेशन के संदर्भ में गलत है। क्योंकि विभिन्न विभागों में तो कोऑर्डिनेशन बनाता है, ये डिपार्टमेंट्स में तो कोऑर्डिनेशन होता है जिसको बाहरी कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लेकिन कार्य के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया, ये इसका ऑप्शन गलत है। एक ही संगठन के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु एक क्रिया है। बिल्कुल हर संगठन का अपना उद्देश्य है। जैसे शिक्षा विभाग, शिक्षा संगठन का उद्देश्य उचित नागरिक तैयार करना है, शिक्षा विभाग का नागरिकों के स्वास्थ्य की देखरेख करना है। हर संगठन का एक ऑब्जेक्ट होता है और जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, इसमें कोई समस्या है नहीं। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुप्रशासन के नियंत्रण के लिए किसने 1960 में ओम्बुड्समैन के समकक्ष संस्था की नियुक्ति की मांग रखी? देखिए आप, जो भी प्रशासन होता है उसकी कुछ शिकायतें होती हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन के दौरान कुछ पब्लिक ग्रीवेंसेज होती हैं, लोक शिकायत होती हैं, लोक शिकायत होती है। और उन लोक शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं और ये संस्थाएं
सबसे पहले स्वीडन में ओम्बुड्समैन आई। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि 1960 में ओम्बुड्समैन के समकक्ष संस्था की नियुक्ति की मांग किसने रखी? आप देखिए यहां पर के एम मुंशी, यहां थोड़ी सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न ये प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन इसकी जगह एक और प्रश्न आता है, और वो प्रश्न क्या आता है कि भारत में कुप्रशासन पर नियंत्रण के लिए ओम्बुड्समैन की मांग सबसे पहले संसद में किसने की? उसमें उत्तरा था एल एम सिंघवी। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि भारत में कुप्रशासन नियंत्रण के लिए किसने 1960 में ओम्बुड्समैन की? तो यहां पर के एम मुंशी साहब उत्तर आएगा, क्योंकि एल एम सिंघवी साहब ने 1963 में हमारी संसद में यह मांग की थी कि भारत में लोकपाल जैसी संस्था आनी चाहिए। लेकिन इसमें संसद का कोई उल्लेख नहीं है। मुंशी साहब ने बात कही थी लेकिन संसद से बाहर कही थी, लेकिन एल एम सिंघवी साहब ने पहली बार मतलब औपचारिक रूप से संसद के अंदर लोकपाल की मांग की थी। तो इसमें तो उत्तर के एम मुंशी आएगा। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि हमारी संसद में सबसे पहले लोकपाल की मांग किसने की, तो उत्तर आ जाएगा एल एम सिंघवी साहब। रणजीत सिंह सरकारिया जो कि केंद्र राज्य संबंधों का निपटारा करने के लिए आयोग बना था, शीतल अवार्ड, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर आएगा के एम मुंशी। निम्न में से किस भारतीय राज्य द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? देखिए आपको यहां बता दूं कि हमारे यहां पर 2 एआरसी हुए हैं। एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग बोल देते हैं इनको, प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी फर्स्ट एंड एआरसी सेकंड, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए जब बात आई लोकपाल की, तो जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही पिछले प्रश्न में कि लक्ष्मीमल सिंघवी बहुत बड़े कानून विज्ञ थे। उन्होंने 1963 में भारत में लोकपाल जैसी संस्था बनाने की मांग रखी, और उसी मांग को आधार मान करके हमारी संसद में 1968 में पहली बार इंदिरा गांधी ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद में रखा। आप देखिए लोकपाल केंद्र में होता है, लोकायुक्त राज्यों में होता है। पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद में 1968 में आया था। हालांकि ये पारित नहीं हुआ, 10 बार आया। लास्ट में 2011 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, लोकपाल आंदोलन, और उसके बाद में पहली बार हमारी संसद ने 2013 में लोकपाल बिल पारित किया था, और 2019 में पहली बार लोकपाल की नियुक्ति की थी। पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पीसी घोष को पहला लोकपाल बनाया गया था। लेकिन सेंटर में तो 2013 में लोकपाल अधिनियम बना, लेकिन जब 1968 में पहली बार हमारी संसद में आया तो राज्यों ने इसको आधार मान करके लोकायुक्त बनाना चालू कर दिया। और सबसे पहले उड़ीसा में 1970 में लोकपाल विधेयक आया, लेकिन पारित सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ 1971 में। बिल आया सबसे पहले उड़ीसा में, लेकिन यह लागू सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ। और आप देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा है कि स्थापना, लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना का सबसे पहले सर्वप्रथम, तो उत्तर आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1971 में। यहां पर ये जो स्थापना है ये नहीं हो पाई, ये आगे जाकर के 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई। तो यहां पर महाराष्ट्र उतरा जाएगा कि सबसे पहले। आगे जाकर के इसके 2 साल बाद राजस्थान में भी 1973 में लोकायुक्त नामक संस्था आ गई थी। ठीक है, तो निम्न में से किस भारतीय राज्य द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त की संस्था की स्थापना की गई, तो उत्तर आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है ना। बिल सबसे पहले उड़ीसा में आया, लेकिन लागू महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है,
और राजस्थान में 1973 में ये लोकायुक्त नामक संस्था अस्तित्व में आ गई थी। हाँ, ये भी उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वर्ष लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार में प्रधानमंत्री को रखा गया? देखिए 1968 से लेकर के 2013 तक लोकपाल विधेयक अनेक बार संसद में आया। 1968 में पहली बार आया और अंत में लोकपाल कानून 2013 में अस्तित्व में आया, एक्ट बन गया था। इस दौरान जब ये लोकपाल हमारी संसद में बार बार आया विधेयक के रूप में, तो इसमें प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री को पहली बार इस लोकपाल के दायरे में कब रखा गया, यह प्रश्न आया, इसमें वर्ष पूछा है। देखिए आप, इसको लोकपाल को लेकर के हमेशा से यह विवाद रहा है कि प्रधानमंत्री इसके दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि भारत की जनता ने चुना है प्रधानमंत्री को और 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके ऊपर आप किसी जज को बिठाओगे तो ये तो न्यायप्रिय नहीं हुआ। एक व्यक्ति को बिठा रहे हो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे के ऊपर, तो ये तो न्यायप्रिय नहीं है। और क्यों, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बहुत ही आसूचना से संबंधित होते हैं, देश की रक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं, तो इसलिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 1968 में इंदिरा गांधी जी ने जो विधेयक रखा था उसमें भी प्रधानमंत्री को दायरे में नहीं रखा गया था, प्रधानमंत्री को अलग रखा गया था लोकपाल की जांच के दायरे में। 1977 में जो मोरारजी देसाई के समय विधेयक आया उसमें भी प्रधानमंत्री को दायरे से बाहर रखा गया, ठीक है। राजीव गांधी जी के समय आया तब भी प्रधानमंत्री जी को दायरे से अलग रखा गया। 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ये बिल लाए थे, हालांकि पारित नहीं हुआ, पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई थी, इनकी सरकार गिर गई थी। तो ये जो निवासी वाला लोकपाल विधेयक था, इसमें पहली बार प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा गया था। और आज जो 2013 का लोकपाल कानून आया है, इसमें भी प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के दायरे में रखा गया। यानी वर्तमान में जो लोकपाल विधेयक है उसके अंदर भी प्रधानमंत्री जी इसके दायरे में है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ छूट दे दी गई है। जैसे परमाणु को लेकर के जांच नहीं हो सकती, इंटेलिजेंस को लेकर के जांच नहीं हो सकती, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए इश्यू से जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ में इसमें शामिल किया गया है, यानी बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के दायरे से बाहर करती हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 4। लोकपाल में पहली बार प्रधानमंत्री जी को दायरे में 1989 के अंदर प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के समय जो विधेयक आया था उसमें रखा था। यह प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में लोकायुक्त की अधिकारिता यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर किसको रखा गया है? मैंने जैसे अभी बताया कि राजस्थान में लोकायुक्त का जो कानून था और लोकायुक्त जैसी संस्था थी वो 1973 में आ गई थी। आप देखिए कि हमारे यहाँ जितनी भी जांच एजेंसी हैं, ग्रीवेंसेस सुनने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे 1964 में एक संस्था बनी थी, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था 1964 में, लेकिन इसका काम केवल केंद्र के कर्मचारियों की जांच करना था। और लोकपाल में केंद्र राज्य के राजनीतिक आका साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल किए गए, ठीक है ना। तो लोकपाल और लोकायुक्त की जब हम यदि बात करें तो ये जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि लोकायुक्त, राजस्थान में लोकायुक्त के दायरे में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। आप देखिए, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, राजनीतिक नुमाइंदे हैं, ये लोकायुक्त के दायरे में हैं। जिला प्रमुख भी लोकायुक्त के दायरे में है, नगर निगम के महापौर भी लोकायुक्त के दायरे में है। हाई कोर्ट के जो जज हैं और चीफ जस्टिस हैं वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं है। इसके अलावा आप देखिए आरपीएससी के सदस्य, इसके अलावा विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, विधानसभा सचिवालय के कार्मिक, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग,
इनको छूट दी गई है, इनको अलग रखा गया है, ठीक है ना। तो इन जो उपलब्ध ऑप्शन है उसमें उतरा जाएगा उत्तर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजस्थान लोकायुक्त के दायरे में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया आपको। हर्बर्ट साइमन की ये पॉपुलर किताब थी और इस किताब में इन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया था, डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी थी। इसमें से प्रश्न सेकंड ग्रेड में हर बार आ रहा है। डिसीजन मेकिंग में से निर्णय निर्माण सिद्धांत जो गत वर्ष आया उसमें एक प्रश्न ये भी है कि कोई भी डिसीजन बनता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन अलग चीज है, डिसीजन मेकिंग अलग है। डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। तो हर्बर्ट साइमन कहता है कि निर्णय कैसे बनता है, उसकी 3 स्टेज है। इसको भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी प्रश्न आता है। डिसीजन मेकिंग की 3 स्टेज है, हर्बर्ट साइमन कहता है इस किताब में। ये 1947 में लिखी गई थी, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस पुस्तक में क्या लिखता है? सबसे पहले आसूचना, यानी कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो सूचनाओं के आधार पर लिया जाता है कि जितनी ज्यादा सूचनाएं होंगी उतना ही निर्णय लेने में आसानी होगी। तो साइमन कहता है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें पहली जो स्टेज होती है वो सूचनाएं आना, आसूचना आना, जो भी इंफॉर्मेशन संबंधित विषय की है वो आना सबसे पहली स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में कुछ डिजाइन बनती हैं, प्रारूप बनते हैं, यानी उन सूचनाओं के आधार पर आपके पास में कुछ डिजाइन्स, प्रारूप बनते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। कुछ डिजाइन बनती हैं और उन डिजाइन्स और प्रारूप में से उस समय जो सबसे सही विकल्प लगता है, जो सबसे सही विकल्प लगता है, उस सही विकल्प का चयन करना, क्योंकि जो सूचनाएं मिली उसके आधार पर जो डिजाइन और प्रारूप बने, उनमें से जो सबसे सही डिजाइन या प्रारूप है उसका चयन करना निर्णय कहलाता है। तो विकल्प का चयन करना अंतिम स्टेज है। ये 3 स्टेज होती हैं और जो अंतिम स्टेज होती है उसमें निर्णय सामने आता है। लेकिन साइमन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है कि निर्णय नहीं करना भी निर्णय है और निर्णय की यह सतत प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग की जो थ्योरी देता है वो इसी किताब में देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, बड़ी पॉपुलर किताब है। तो पीटर डरकर, एल्टन मेयो, डिक्सन ये इसमें नहीं आएंगे क्योंकि एल्टन मेयो मानव संबंध उपागम की बात करता है, हार्थोन प्रयोग करता है, ठीक है, व्यवहारवादी विद्वान था। हाँ, आप देखिए, संप्रेषण को प्रबंधन का हृदय, ये बेसिकली एक कोटेशन है। कम्युनिकेशन लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। आप देखिए, सूचनाएं प्रॉपर नहीं आएंगी तब निर्णय कैसे होंगे? इसलिए संचार का जो सिद्धांत है, संप्रेषण का जो सिद्धांत है, वो इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि प्रबंधन का हृदय किसने बताया? तो इसमें एक विद्वान है थियो हेमन। देखिए आप, मिलेट, टेरी, आर्डवे टीड, ठीक है, लेकिन इनमें ये जो बात है प्रबंधन का हृदय कहने वाली जो बात है ये थियो हेमन कहता है, क्योंकि सूचनाएं संप्रेषण सही समय पर सही आए तभी निर्णय हो पाता है और सही निर्णय, सही समय पर निर्णय होना ही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है, तभी समस्या का हल हो सकता है। इसलिए संप्रेषण को प्रशासन का हृदय कहने वाला, प्रबंध का हृदय करने वाला विद्वान थियो हेमन था। ठीक है, ये देखिए आप, उदासीनता का क्षेत्र आप देखेंगे, मैंने इस थ्योरी के बारे में आपको बताया था कि लोक प्रशासन में उदासीनता का क्षेत्र का मतलब क्या आता है कि जो भी पदसोपान में उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देता है, उस आदेश में कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां तक वो उस आदेश को स्वीकार कर लेता है जो निर्धारित प्रक्रिया से, निर्धारित समय से अलग है। जैसे मैंने
पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि एक उच्च अधिकारी ये कहता है कि 1 घंटे अतिरिक्त काम करना है तो वो स्वीकार कर लेगा, लेकिन 10 घंटे अतिरिक्त काम करना है तो वो उसके बदले में अलग से वेतन या मेहनताना मांगेगा। और ये कहता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति उदासीन रहता है। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली चेस्टर बर्नार्ड की है। तो उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित चेस्टर बर्नार्ड का है, न कि एल्टन मेयो का, न कि हर्बर्ट साइमन का, न कि मैरी पार्कर फॉलेट का। तो ये नहीं होगा, इसमें उत्तर चेस्टर बर्नार्ड होता है, जो कि 1938 में किताब लिखता है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और उस पुस्तक के माध्यम से लोक प्रशासन में किस प्रकार से प्रशासकीय कार्य किए जाते हैं और उन प्रशासकीय कार्यों के ऊपर कौन कौन से सामाजिक और व्यवहारवादी अप्रोचेज का प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टडी चेस्टर बर्नार्ड करता है। और उसी में ये कहता है कि किस प्रकार से उदासीनता का क्षेत्र निर्धारित होता है। तो ये आज के आपके पुराने क्वेश्चंस थे। थैंक यू।